गुड मॉर्निंग क्लास 12th। कल हम लोगों ने बिजनेस स्टडी के 5th चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उसके बताया था। आज हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन की प्रक्रिया क्या होती है। संगठन की प्रक्रिया यानी कि संगठन बनाने के पहले हमें क्या क्या चीज़ें करना होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो हमें अगर कोई भी संगठन बनाना है तो उसे बनाने के पहले हमें संगठन की प्रक्रिया का प्रारंभ के निर्धारण से होता है। उद्देश्यों के निर्धारण के बाद ही हम संगठन का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या है कि ये देखना होगा कि हमें जो संगठन चाहिए वो किस प्रकार का हो। किस प्रकार का होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। अब अगर हमारा उद्देश्य जो है सिर्फ किसी भी निर्माण कार्य में लगा हुआ है, अगर हमें कोई किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठेके की अगर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो संगठन के रूप में जो बंदे होंगे वो अगर अशिक्षित भी होंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर मान लो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं, जैसे मान लो सपोज हमारा एक स्कूल है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, संगठन के रूप में व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, टीचर्स होते हैं, वो एक संगठन ही होता है। तो हमें वहाँ पढ़े लिखे व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जो लोग स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सके। इसी प्रकार से हमें संगठन बनाने के पहले हमें हमारे उद्देश्य की रचना करना पड़ेगी। उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेंगे कि हमारे उद्देश्य हैं क्या। सेकेंड है क्रियाओं का निर्धारण करना पड़ेगा। अब उद्देश्यों के बाद संगठन की प्रक्रिया द्वारा दूसरा कदम उठाया जाएगा कि हमें क्रियाओं का निर्धारण करना होगा कि जो कि उपक्रम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। इसके लिए सभी कार्यों को क्रियाओं और उपक्रियाओं में बांटा जाएगा। प्रत्येक कार्य के लिए प्रकृति, आकार और महत्व उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए विभिन्न व्यक्तियों को सौंपा जाएगा। अब हमने संगठन तो बना लिया या हमने उद्देश्य का निर्धारण भी कर लिया, तो हमें दूसरा इसकी डिटरमिनिंग एक्टिविटीज़ यानी कि क्रियाओं का निर्धारण करना पड़ेगा कि अब इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से कार्य करना है और कौन से व्यक्ति किस काम को करने के लिए उपयुक्त हैं। तो उसको उसके अनुसार, प्रकृति के अनुसार, उसके आधार के अनुसार, उसके महत्व और उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को उसके कार्य सौंपना होंगे। उसके बाद क्रियाओं का समूहीकरण। तो हमें संगठन प्रक्रिया का तृतीय क्रियाओं का समूहीकरण या श्रेणीयन करना होता है। एक स्वस्थ संगठन इस बात का प्रयत्न करता है कि प्रशासन और प्रबंधन के बीच कार्य और उत्तरदायित्व का निश्चित विभाजन हो जाए। जिस संगठन में सहानुभूति, सामान्य उद्देश्य और रुचि संबंधी भावनाओं का अभाव होता है उसमें उसे सफलता मिलने के आसार कम होते हैं। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उपक्रम के संपूर्ण कार्य को क्रियाओं के कुछ संबंधी समूह में विभाजित कर दिया जाता है और फिर प्रत्येक समूह को विभागों के अंतर्गत रख दिया जाता है। क्रियाओं के वर्गीकरण हेतु अनेक आधार प्रचलित हैं। तो क्रियाओं का समूहीकरण मतलब क्या हो गया कि इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति हैं, जिस संगठन में सहानुभूति, सामान्य और उद्देश्य और रुचि संबंधी भावना का अभाव है, मतलब कि क्या कि हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति हैं काम कर रहे हैं, तो उसके साथ हमें सहानुभूति यानी कि हमें सहानुभूति और सामान्य उद्देश्य मतलब और रुचि संबंधी कि सामने वाले के रुचि के अनुसार उसको काम हमें देना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि एक संगठन है, संगठन में कोई व्यक्ति है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, अगर वो काम करना चाहता है, अगर वो अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है और वो उस पढ़ाई को कर आपके बिजनेस में आया है, तो उसको आपको अकाउंट्स के दायित्व यानी कि उसको आपको अकाउंट डिपार्टमेंट देना होगा। और अगर उसे आप अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं देते हैं और उसे आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में अगर पहुंचा देते हैं या परचेस डिपार्टमेंट में आप उसको पहुंचा देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमने उसकी रुचि का कोई भी किसी प्रकार से
ध्यान नहीं रखा है तो वो वहाँ जाकर क्या करेगा, निरस्त होकर काम करेगा। यानी कि अगर वो काम करने लगा है तो उसको काम करने में कोई भी रुचि वहाँ पर नहीं होगी और हमारे उद्देश्य हमें प्राप्त नहीं होंगे। उसके बाद हमें उससे सहानुभूति, यानी कि अब उसकी जो कुछ इमोशंस है हमें उसको भी देखना होंगे, उसको भी परखना होंगे और उसके अनुसार उसको क्रियाओं का समीकरण करना होगा। जो भी हमें काम का बंटवारा करना है वो सभी व्यक्तियों में इस प्रकार से करना होता है। अब उसके बाद कार्यों का बंटवारा भी वही पॉइंट है हमारे पास कि व्यक्ति को उसके योग्यता और प्रतिभा और क्षमता के अनुसार हम कार्य का बंटवारा करें। इस बात का ध्यान रखें कि उसकी योग्यता किस लेवल की है। अगर उसकी योग्यता जो है, अगर वो कम पढ़ा लिखा है, उसके अंदर एक्सपीरियंस की कमी है, तो हम उसे उसकी योग्यता के अनुसार उस टाइप का काम देंगे जहाँ पर उसको उसकी ना तो एजुकेशन लेवल पे कोई दिक्कत आए, ना उसके एक्सपीरियंस लेवल पे कोई दिक्कत आए। ठीक है, हमको इस प्रकार के कार्य व्यक्तियों को बांटना होंगे। उसकी योग्यता का हमें विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, उसके बाद ही हम उस कार्य को उसको बांट सकते हैं। उसके बाद अधिकार सौंपना या भार अर्पण करना। तो डेलीगेशन एक्यूरेटेड अथॉरिटी, इसके अंतर्गत क्या होता है कि संगठन प्रक्रिया का यह पांचवा चरण होता है। आवश्यक अधिकार सौंपने का कार्य इस मान्यता पर आधारित होता है कि वह अपने दायित्व का निर्वाह भली प्रकार कर सके। जब तक कि उसे पर्याप्त अधिकार प्राप्त नहीं होंगे वह अपने दायित्व का दायित्व पूरे नहीं कर सकेगा। अधिकार सौंपते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके उत्तरदायित्व के अनुरूप ही हो। जो अधिकार हमने सौंपे हैं वो उसके उत्तरदायित्व के अनुरूप होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी व्यक्ति को कोई अधिकार देते हैं, तो मतलब कोई दायित्व अगर हम उसको देते हैं तो उसको उस कार्य को करने के लिए कुछ अधिकार भी सौंपना होंगे। अगर हम उसे अधिकार नहीं सौंप पाएंगे तो वो अपने उत्तरदायित्व का सही प्रकार से पूरा नहीं कर पाएगा। एक एग्जाम्पल के तहत अगर हम बात करें कि एक सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट को अगर हम क्या करते हैं कि एक अधिकार सौंपते हैं कि भैया आपको जो है सेल्स करना है, 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का सेल्स अगर आपको करना है, ये आपका उत्तरदायित्व है, आपको इसको किसी प्रकार से पूरा करना पड़ेगा। तो हमें उसे ये अधिकार देना होगा कि अगर कहीं पर सेल्स करने के लिए हमें कुछ थोड़ा बहुत अगर कमीशन भी देना पड़ जाए तो वो भी उसे आराम से दे सके, उसका फैसला वो खुद कर सके कि भैया ठीक है, हम आपको 5% 10% आपको हम कमीशन दे देंगे, तो आप हमारा ये माल बिकवा दें। या किसी प्रकार का डिस्काउंट अगर हम दे पाएँ, ये अधिकार उसे होना चाहिए कि आप कितना मैक्सिमम डिस्काउंट आप सामने वाले को दे सकते हैं। या किसी भी प्रकार से अट्रैक्ट व्यक्ति को करना है, एक के ऊपर एक कोई चीज़ों को फ्री देना, तो ये एक अधिकार और दायित्व की बात हो गई कि अगर आपको किसी व्यक्ति से को अगर आपने दायित्व दिए हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो उस दायित्व को किसी भी प्रकार से पूरा करे तो उसे अधिकार भी देने चाहिए। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप उस व्यक्ति से दायित्व का निर्धारण भी नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक टीचर होता है, टीचर्स के पास ये उत्तरदायित्व होता है कि वो क्लास में बैठे सभी बच्चों को अच्छे नंबर से पास करवाए या ठीक प्रकार से उन्हें उनका पढ़ाए और उन्हें अव्वल नंबर से पास करवाए। तो एक टीचर के पास ये अधिकार होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम करके नहीं लाता है, होमवर्क करके नहीं लाता है, तो उसे सजा देने का अधिकार भी टीचर्स का होना चाहिए। कुशलता, संगठन प्रक्रिया के अंतिम चरण के में समस्त संबंध उपलब्ध मानव शक्ति एवं अधिकतम क्षमता तक कुशलता पूर्वक उपयोग करना चाहिए। संस्था में कार्यरत सभी कर्मचारी और दबाव की भावना से अलग हटकर प्रसन्नित कार्य करें, ऐसी उदार सेवी वर्गीय नीति आपको अपनाना चाहिए। तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि हमारे बिजनेस में जो भी व्यक्ति होते हैं उनके पास जो भी मानव शक्ति है, जो भी
हमारे पास योग्यता है, उसकी अधिकतम क्षमता तक हमें काम करवाना आना चाहिए। मतलब एज ए मैनेजमेंट आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति से उसकी मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है, 100% जो उसकी क्वालिटी है, उसके अनुसार काम करवा सकें। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उसकी भावना, यानी कि उसकी जो इमोशंस है, उसकी इमोशंस के अनुसार उससे काम करवाना होगा। वो किस प्रकार से चाहता है, क्या चाहता है, उसकी काम में रुचि क्या है, आपको ये सारी चीज़ें समझना होगी और उसको उसके अनुसार काम करवाना होगा। अब अगर आप किसी भी व्यक्ति से दबाव में काम करवाएंगे, उसे बार बार डांट कर काम करवाएंगे, तो वो अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकता। हमारी जो सेबी वर्गीय नीति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, काफ़ी उदार होनी चाहिए। मतलब हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम व्यक्ति की कंडीशन के अनुसार बदल सकते हैं। अगर ये चीज़ें अगर हमारे अंदर आती है तो हमारा एक संगठन काफ़ी अच्छे से काम करेगा। इनमें मानवता का गुण भी होना चाहिए। हमें ये नहीं करना है कि ये एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा है तो हम इसको अगर सैलरी दे रहे हैं तो हम इससे दिन भर 8 घंटे लगातार काम करवाएंगे, इसे किसी भी प्रकार का आराम हमको नहीं देना है। तो आपको ऐसा किसी भी कर्मचारी के प्रति नहीं सोचना है। आप उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करें कि भैया ठीक है, खुलीदार हवा होनी चाहिए, खुला स्थान होना चाहिए जहाँ वो काम कर रहा है, उसको पर्याप्त समय होना चाहिए लंच का या थोड़ा बहुत आराम का, और एक माहौल होना चाहिए उस हिसाब से। तो वो व्यक्ति क्या होगा कि अपने 100% एफिशिएंसी के साथ काम करना शुरू करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन संरचना। तो इसका आशय यह है कि संगठन संरचना अथवा संगठन ढांचे से आशय किसी भी उपक्रम के में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के मध्य संबंध से। एक संस्था में अनेक व्यक्ति विभिन्न पदों पर होता है और कार्य करता है। सभी के कार्य व पद अलग अलग होते हैं। इनके बीच में मधुर और सदृढ़ संबंध होना चाहिए। संगठन संरचना अधिकारियों और कर्मचारियों को आधार प्रदान करती है कि वे अपने कार्य को सुचारू रूप से करें। इस प्रकार संगठन संरचना के विभिन्न अंगों के संबंध को स्पष्ट करते हैं। मतलब संगठन संरचना में आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका, तो जैसे कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि जो भी हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति होता है वो अनेक पद पर काम कर सकता है। उसका बिजनेस में रोल कई प्रकार के हो सकते हैं, एक व्यक्ति के रोल कई प्रकार के हो सकते हैं, और वो उसको कभी सभी प्रकार के कार्य करना पड़ते हैं और वो किसी पद पर हमारे यहाँ रह सकता है। तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक कर्मचारी और एक मैनेजमेंट के बीच में मधुर संबंध यहाँ पर बनने चाहिए। अगर ये संबंध आपके पास बीच में बनते हैं तो हमारे व्यापार के जो कार्य होंगे, जो हमारी संस्था के जो उद्देश्य होंगे, वो कार्य क्या होंगे, सुचारू रूप से चलते रहेंगे। और अगर हमारे बीच में ये चीज़ें नहीं होती हैं तो वो कार्य कभी भी सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं होते हैं। ठीक है। अब इसके अंतर्गत इसके एलिमेंट्स दे के रखें आपको कि क्या कंडीशन हो। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फर्स्ट पॉइंट है कार्य की रूपरेखा, जॉब डिज़ाइन करना। प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि विभिन्न क्रियाओं की तैयारी को अलग अलग तैयार करें। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग क्रियाएं संपन्न करते हैं। ये व्यक्ति अपने कार्य को अलग अलग प्रकार से संपन्न करेंगे, इस बात का निर्धारण इसमें किया जाना चाहिए। तो जॉब डिज़ाइन करना मतलब कि हर व्यक्ति, जो संगठन होता है हमारे पास, उस हर संगठन के लिए अलग अलग कार्य आपके पास होना चाहिए। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग योग्यताओं के लिए अलग अलग कार्य उनको बांटना है। जॉब डिज़ाइन करना है कि आपके पास जो संगठन है उन्हें उनको कौन सा वाला पद उनको देना है और उनसे क्या काम करवाना है, क्या योग्यता उसके अंदर है और किस योग्यता के साथ वो काम कर सकता है। विभागीकरण, इसके अंतर्गत एक जैसी क्रियाओं का समूहीकरण किया जाता है। कार्य विशेष को अलग अलग विभागों को सुपुर्द कर दिया जाता है जिसके प्रमुख होते हैं। विभागों की स्थापना कार्यों के आधार पर की जाती है, जैसे क्रय विभाग, उत्पादन विभाग। तो इसमें क्या करना है आपको कि जो विशिष्ट कार्य होते हैं उनको अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है।
अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। और अगर एक जैसे कार्य होते हैं तो उनको क्या करना रहता है कि एक ही विभाग में रख लिया जाता है। हाँ, 2 मिनट यार बाबा। उनको एक ही विभाग में बांट दिया जाता है। उसके बाद जो होता है नियंत्रण क्षेत्र होते हैं। नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत किसी नियंत्रण क्षेत्र से आशय किस अधिकारी को कितने कर्मचारी कार्य करेंगे। अधीनस्थों की संख्या बहुत बहुत कम व बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि कंट्रोल एरिया उसका कितना है। कंट्रोल एरिया मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को आप क्या कर रहे हैं कि कोई अधिकार सौंप रहे हैं तो उसमें अधीनस्थों की संख्या यानी कि उसके जो अंडर काम करेंगे, उसके अंडर जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। आपको उसकी योग्यता के अनुसार उसे काम सौंपना है कि वो कितने लोगों को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि इसमें किसी एक अधिकारी व या अगर ज़्यादा लोग उसको अगर दे दिए जाते हैं, ज़्यादा लोग उसको अगर दे दिए जाते हैं तो क्या होगा कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसका वो काम नहीं करवा पाएगा किसी व्यक्ति से, क्योंकि उसकी योग्यता उतनी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकार सौंपना, कि अधिकारों के अंतर से अंतरण से प्रबंध कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अधिकार प्राप्त हो जाने से प्रबंधकों को कर्मचारियों से काम करवाना, आदेश देना और समस्याओं को जानने आदि के में सहायता मिलती है। कि आपको किसी भी व्यक्ति को जब कोई भी अधिकार सौंपना होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप किसी व्यक्ति से काम करवा रहे हैं तो उसे अधिकार भी ज़रूरी होते हैं। अगर उसको दायित्व दिए गए हैं तो अधिकार सौंपें। अगर वो अधिकार आप नहीं दे पा रहे हैं किसी व्यक्ति को तो आप उसको उसके अनुसार काम नहीं कर सकते। आपको ये देखना होगा कि आप उस व्यक्ति को अधिकार क्या क्या सौंप रहे हैं, कार्यों का बंटवारा वो आराम से कर सके और आदेश दे सके, समस्याओं को जान सके, उनकी सहायता कर सके। ये सारे अधिकार उसके अंदर होना चाहिए। ये आपका। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। आप लोगों को इसके बारे में लर्न करना है, ये समझना है, पढ़ना है, ठीक है।